नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार स्वागत करती हूं आप सभी का एमपी न्यूज में। आप सब जुड़ चुके हैं एमपी न्यूज के स्पेशल सेगमेंट हेल्थ गुरु में और हमारे साथ मौजूद हैं आज के हेल्थ गुरु साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर अश्विन चौहान, जो हमारे मस्तिष्क में जितने भी स्ट्रेस, एंजाइटी, इल्यूजन, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, जितनी भी चीज़ें हमें समझ में आती है आज के वर्ड में, उसको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे और एक इंटरैक्टिव सेशन में हम सभी से बात करेंगे। सो वेलकम टू द न्यूज़ रूम सर। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं कि हम देखते हैं कि खुशी और दुख एक फीलिंग होती है, तो सर ये कैसे बायोलॉजिकल चेंजेस या ब्रेन में चेंजेस लाता है, क्या इसका कनेक्शन रहता है? सबसे पहले तो देखा जाए, खुशी, दुख या कोई भी इमोशन हो, चाहे एंगर हो, चाहे इरिटेबिलिटी हो या आपको बुरा लग रहा हो, कोई भी इमोशंस हो, ब्रेन में जो केमिकल्स रहते हैं वो उनको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ केमिकल्स जैसे सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इस प्रकार के जो कुछ केमिकल्स रहते हैं वो अपने इमोशंस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस डालते हैं। तो जी हाँ, अपने ब्रेन का और इमोशंस जो अपन फील कर रहे हैं उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। सर जैसे कोई, अब आपने बताया कि ब्रेन में खुशी या कुछ भी हो उसका एक कनेक्शन होता है ब्रेन से। सर जब लोग डिप्रेशन में होते हैं तो उनके मन में क्या चल रहा होता है और क्या उस वक्त ब्रेन से कनेक्शन होता है? बिल्कुल, देखिए, ब्रेन से कनेक्शन तो हमारा हमेशा होता है। जो भी इमोशंस अपने को एक्सपीरियंस होते हैं, ब्रेन डायरेक्टली उससे कनेक्टेड होता है, तभी वो बाहर एक्सप्रेस होते हैं। जब किसी व्यक्ति को डिप्रेशन की समस्या हो जाती है या डिप्रेशन वाले फेज से वो गुजरता है, सो मोस्टली उसको नेगेटिव या नकारात्मक विचार सबसे ज़्यादा महसूस होते हैं और नकारात्मक इमोशंस भी उसको सबसे ज़्यादा महसूस होते हैं। इसलिए वो व्यक्ति ज़्यादातर बुरा फील करता रहता है, सैड या उदास फील करता रहता है, मायूसी, उदासी उसको छा जाती है और बहुत सारी चीज़ों में उसको नकारात्मकता नज़र आती है और विचार आते हैं। सर एमआरआई हो गई, स्कैन्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो कि ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली हम जज करते हैं, देखते हैं कि क्या गड़बड़ी है। तो क्या सर अगर कोई मानसिक चीज़ चल रही किसी के अंदर तो वो पूरा सर हमें पता चल जाता है रिजल्ट में? अगर आप ये देखें या ये पूछें कि कोई ऐसा बायोलॉजिकल टेस्ट है जिससे करने से अपने को ये समझ में आ जाएगा कि व्यक्ति डिप्रेशन या एंजाइटी या सिजोफ्रेनिया इस प्रकार की बीमारी से गुजर रहा है, सो मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। डायरेक्टली इस प्रकार का कोई टेस्ट नहीं है जिससे आप करके उसका स्कोर बता दें कि हाँ, ये व्यक्ति जो है डिप्रेशन या एंजाइटी से गुजर रहा है। बिहेवियर, उसके जो बिहेवियर रहते हैं या उसके जो लक्षण रहते हैं उसकी पहचान की जाती है। साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या सोशल वर्कर उसके सारे जो है मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। उसके बाद इस क्लिनिकल निर्णय में पहुंचा जाता है कि व्यक्ति डिप्रेशन या एंजाइटी या इस प्रकार की मानसिक समस्या से गुजर रहा है। तो सर इसी से एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या हमारी फीलिंग्स और थिंकिंग को ब्रेन नियंत्रित करता है या फीलिंग्स और जो हमारी थिंकिंग है वो कैसे नियंत्रित होती है सर? जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उससे काफ़ी लिंक्ड ही इसका उत्तर है। ब्रेन में जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रही है या पूरी बॉडी में जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रही है और जो केमिकल के बैलेंसेस हैं, ये अगर गड़बड़ा जाते हैं तो मानसिक लक्षण या मानसिक बीमारी की तरफ व्यक्ति जा सकता है। आप अगर ये समझना चाहते हैं कि अपने इमोशंस या अपने फीलिंग्स या अपने विचार, क्या ये अपने को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं? जी हाँ, करते हैं। इसी से आपका व्यवहार या बिहेवियर जुड़ा होता है और इसका विपरीत भी है। जिस प्रकार से आप बिहेव करेंगे या दूसरे व्यक्ति के साथ में जो बर्ताव करेंगे या जो अपना रिफ्लेक्शन आप रखेंगे, वैसे ही आपके मन में विचार आएंगे और इमोशंस आप फील करेंगे। सो आपके थॉट, इमोशन और बिहेवियर, मतलब आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपका व्यवहार, ये तीनों आपस में जुड़ा होता है और इसी प्रकार से व्यक्ति फिर बाहर बिहेवियर करता है। सर तो जो मस्तिष्क की बीमारियां होती हैं वो ज़्यादातर जेनेटिकली हमें देखने को मिलते हैं या फिर सर वो इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण उनके ऊपर असर दिखाई देता है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। देखिए, इसका जवाब जो है मिक्स्ड है। कुछ मानसिक बीमारियां ऐसी होती है जो जेनेटिक वल्नरेबिलिटी होने के कारण होने की संभावना ज़्यादा होती है बच्चों को या उनके बच्चों को, लेकिन अधिकतर मानसिक बीमारियां जो होती है वो वातावरण में कुछ कारक होते हैं या कुछ फैक्टर्स होते हैं, उनके कारण होने की संभावना ज़्यादा होती है। सो इसका आंसर दोनों है।
जेनेटिक कारकों के कारण भी होती है और इन्वायरमेंटल या वातावरण के जो कारक होते हैं उनके कारण भी होती है। सर, लोग एक ही घटना को अलग अलग तरीके से परसीव करते हैं, परसेप्शन अलग होता है। ब्रेन आइडेंटिकल है सर, सबका एक ही होता है और ह्यूमन बॉडी का वो एक बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन सर अलग अलग परसेप्शन क्यों होता है? अलग अलग परसेप्शन हर किसी व्यक्ति का अलग अलग होता है। जिस प्रकार से सबकी बॉडी अलग है वैसे ही उनका परसेप्शन भी अलग है। क्यों? क्योंकि हर किसी की जो अपब्रिंगिंग हुई है, बचपन से जो अवधारणाएं बच्चों ने देखी है, जो उनके दिमाग में आई है, उस हिसाब से उनके दिमाग में टेम्पलेट्स बन जाते हैं या स्कीमा बन जाता है, और जो भी उनके आसपास हो रहा है उस स्कीमा से गुजरते हुए उनके दिमाग में जाता है या छनते हुए उनके दिमाग में जाता है, और उस हिसाब से वो परसीव चीज़ों को करते हैं और उससे जुड़ा हुआ वो व्यवहार करते हैं। तो इसीलिए भले सेम सिनेरियो में आप 2 अलग अलग व्यक्ति को रखें या 100 या 100 अलग अलग व्यक्ति को रखें, वो उसको अलग प्रकार से भाप सकता है, अलग प्रकार से वो उसको एक्सपीरियंस कर सकता है और अलग प्रकार से उसका व्यवहार होता है। जी सर। सर पहले तो मैं आप क्वेश्चन जो आप पूछने जा रहे हैं उसके पहले सर मैं रिवॉर्ड सिस्टम पूछना चाहती हूँ, ये क्या होता है ब्रेन में? बिल्कुल। सो रिवॉर्ड सिस्टम की अगर आप बात करें, सो ब्रेन में कई सारे सर्किट्स बने हुए हैं। क्या जो अपने न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन से उसके सर्किट्स या उसके हाईवे या उसके रोडवेज बने हुए होते हैं। सो रिवॉर्ड सिस्टम भी एक ऐसा सिस्टम है, जब भी किसी चीज़ से अगर जिससे अपनी खुशी जुड़ी हुई होती है, वो वाला अगर फैक्टर होता है तो अपने को अच्छा लगता है एंड देन अल्टीमेटली रिवॉर्ड महसूस होता है, और वो चीज़ बार बार जब करते हैं तो वो रिवॉर्ड सिस्टम ज़्यादा पुख्ता हो जाता है और दूसरी चीज़ें उस रिवॉर्ड सिस्टम को टेक ओवर इजीली नहीं कर सकती। सो ऐसा व्यक्ति जिसको क्रिकेट पसंद है, जिसको क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद हो, उसको सडनली अगर अपन वॉलीबॉल खेलने का बोलें, कुछ महीने वही प्रैक्टिस करो, कुछ साल वही खेलो, तो शायद वो इतनी आसानी से नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा जितना वो क्रिकेट को कर पाएगा, क्योंकि क्रिकेट में उसका रिवॉर्ड सिस्टम फिक्स हो गया है या बहुत ही सुचारू हो गया है। सर तो अब इसी रिवॉर्ड सिस्टम से क्वेश्चन आता है, सर आजकल सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो चुके हैं सोशल मीडिया से, तो उनका रिवॉर्ड सिस्टम कैसे कनेक्ट हो जाता है सर? बिल्कुल। सो जैसे इसके पहले अपन ने उत्तर दिया, उनका जो रिवॉर्ड सिस्टम या रिवॉर्ड पाथवे है उस पर क्या चीज़ निकलता है? डोपामिन निकलता है। डोपामिन एक ऐसी चीज़ है जो जब रिसाव होता है जिसका ब्रेन के अंदर, तो बहुत अच्छा फील होता है। मोबाइल, टीवी या अपने स्क्रीन, सोशल मीडिया की जो चीज़ें होती है, वो चीज़ को अगर बार बार अपन अनुसरण करेंगे, देखेंगे, तो उससे अपना रिवॉर्ड सिस्टम जुड़ जाएगा और केवल उन्हीं चीज़ में ज़्यादा मज़ा आएगा एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी चीज़ें हैं जो मोबाइल आने के पहले अपनी लाइफ में होती थी। टीवी के कुछ सीरियल है जो केवल हफ्ते में एक बार आते थे, लेकिन एक बार आते थे और रिवॉर्ड सिस्टम को बिल्कुल चकाचक कर जाते थे। उसकी मेमोरी हफ्ते भर तक रहती थी, फिर नेक्स्ट एपिसोड के लिए व्यक्ति तैयार रहता था या खुद को जो है रेडी करके रखता था। लेकिन अभी वही चीज़ पल पल या हर सेकंड में चाहिए। एक बार मिल गया, 5 सेकंड में दूसरी रील मिल गई, 5 सेकंड में तीसरी रील मिल गई, तो उससे अपना रिवॉर्ड सिस्टम ज़्यादा कनेक्टेड हो गया है। अब इंतज़ार नहीं हो पा रहा है लोगों में अभी पेशेंस उतना नहीं बचा जितना पहले था। सो ये कहा जा सकता है अभी की जो रिवॉर्ड जनरेटिंग जो सिस्टम अभी बन गया है, स्पेशली इंटरनेट के कारण, सोशल मीडिया के कारण और हर किसी के पास फ्री इंटरनेट मोबाइल होने के कारण जो रिवॉर्ड सिस्टम के जो सोर्सेस हो गए हैं, उसकी वजह से अपन ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं और उतने अच्छे से प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पा रहे हैं जितना कुछ साल पहले युवा या दूसरे वर्ग के लोग दिखाते थे। जी सर। सर मानसिक बीमारियां और पर्सनालिटी में सर हम कैसे अंतर कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सो ये सवाल कई बार पूछा जाता है। पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व या व्यक्ति का स्वभाव। वो स्वभाव ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति में धीरे धीरे करके तराशी जाती है, डायरेक्टली भी, इनडायरेक्टली भी, पेरेंट्स के द्वारा, समाज के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, स्कूल के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा। सो धीरे धीरे कुछ गुण व्यक्ति अपने अंदर अनुसरण करता रहता है और सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठते रहते हैं और उनका बाहर की दुनिया की तरफ एक प्रतिबिंब रहता है जिसको अपन स्वभाव बोलते हैं। यूजली ये स्वभाव जब बनता है तो 16, 17, 18 साल तक बन जाता है और मोस्टली इससे जुड़ा हुआ ही रहता है जीवन के अंत तक। लेकिन मानसिक बीमारी क्या रहती है? ये एक बीमारी है। कुछ समय पहले ये चीज़ बिल्कुल नहीं थी और अभी कुछ हफ्तों से, महीनों से या सालों से वो व्यक्ति में आ गया है, जिसका अगर अपन इलाज करेंगे तो वो वाले लक्षण या गुण या वो बीमारी निकल जाएगी। जी। सो स्वभाव अलग है मैडम और बीमारी अलग है। जी सर।
अगर मैं सर अभी अपने दर्शकों से कहूँ कि वो 1 से 10 में अपने अंक दे, अपने वैज्ञानिक या अपनी, क्या सर ऐसा हो सकता है कि अपनी जो मानसिक चीज़ें चल रही हैं हम उसको अंकित कर सकते हैं 1 से 10 तक में वैज्ञानिक रूप से? हाँ, ये लगता तो डिफ़िकल्ट है लेकिन ईजी हो सकता है। आप ये ट्राई कीजिएगा। याद कीजिए जब आप जीवन में सबसे खुशी के पल अनुभव कर रहे थे। हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए 10th स्टैंडर्ड में टॉप आना वो सबसे अच्छा पल था। किसी के लिए बड़ी एग्ज़ाम निकाल लेना, नौकरी लगना, शादी वाला पल या बच्चा पैदा होना, ये बहुत ज़्यादा खुशी के पल होते हैं। उसको आप 10 स्कोर दे दीजिए। और आप अब याद कीजिए ऐसे पल जो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा ख़राब था या उस समय को याद करते ही आपको रोना जाता है, इस पल को आप याद कीजिए और 0 स्कोर कर दीजिए। अब ये बन गया आपके पास में एक लैडर बन गया है या एक स्केल बन गई है और अभी वर्तमान में आप जैसा महसूस कर रहे हैं इन दोनों के बीच में कहीं स्कोर आप उसका डाल दीजिए। अगर आप 6, 7 या उसके ऊपर का महसूस कर रहे हैं सो मोस्टली एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, चीज़ें बिल्कुल ठीक है। जी सर। लेकिन अगर 5 से नीचे आप फील कर रहे हैं और सतत आप 5 स्कोर से नीचे ही फील कर रहे हैं पिछले 1 हफ्ते में, 1 महीने में, सो किसी न किसी से आपको इसका जिक्र ज़रूर करना चाहिए, बात ज़रूर करना चाहिए या विशेषज्ञ से चर्चा करनी चाहिए। सर क्या आप कोई ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रयोग बता सकते हैं जो हमारे दर्शक और हम अपनी लाइफ में सर प्रयोग करके पता लगा सके और आजमा सके कि अभी हमारी मेंटल स्टेट क्या है? अपनी अभी मेंटल स्टेट क्या है? ओके, उससे बेहतर अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आपको अभी की मेंटल स्टेट थोड़ी सी इम्प्रूव करनी है, कैसे कर सकते हैं? आप ग्राउंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राउंडिंग टेक्निक बिल्कुल सिंपल है। आप उसको कहीं पर भी बैठे हों, कुछ कर रहे हों, उस समय आप मोस्टली तो आप उसको कर सकते हैं। क्या करना है? अपने जो सेंसेस हैं, अपने प्रेजेंट सेंसेस में आपको वापस आना है। कैसे आते हैं? सबसे पहले तो 5 चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही है उनको देख के आपको ऑब्ज़र्व करना है। उसके बाद में आपकी आंखें बंद कर लेना है। 4 चीज़ें जो आपको सुनाई दे रही हैं उनको ध्यान लगा के सुनना है। उसके बाद 3 चीज़ें जो आपकी बॉडी से टच है, जैसे कपड़ा टच है, घड़ी टच है, एक्सेट्रा, उसके ऊपर ध्यान लगाना है कुछ चंद सेकंड्स तक। फिर उसके बाद 2 चीज़ें जो आप स्मेल कर पा रहे हैं या जिसकी फ्रेगरेंस, सुगंध आ रही है, उसको आपको ध्यान लगा के समझना है। और लास्ट में एक टेस्ट जो आपकी ज़ुबान पे अभी भी मौजूद हो, जो आपने पहला मील खाया उसका जो टेस्ट मौजूद हो, उसकी तरफ आपको फोकस करना है। सो ये 5, 4, 3, 2, 1 इस प्रकार से ग्राउंडिंग टेक्निक कहलाती है, जिसमें अपने 5 सेंसेस इंगेज हो जाते हैं और चंद सेकंड्स या 1 या 2 मिनट में आप बेहतर महसूस कर सकते हैं। जी सर, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। वी विल ऑल्सो ट्राई दिस। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। वहीं सर हम देखते हैं कि ब्रेन में ओवर थिंकिंग का सिलसिला चलता ही रहता है। कहीं ना कहीं लोगों को एक स्पेस मिल जाता है। सर ये एक्चुअली होता क्या है और ये कब स्टार्ट होती है ओवर थिंकिंग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अपना दिमाग है, एक्टिव है तो चलेगा तो ज़रूर। बस बात यहाँ आ जाती है कि वो ओवर कब हो जाता है। यूजली तब ओवर होता है जब अपन जिस काम में फोकस कर रहे हैं उससे फोकस से मन उचक जाता है और कहीं और चला जाता है और वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा वो लग जाता है, जिसको ओवर थिंकिंग बोलते हैं। अगर इसने नेगेटिव वाला टिंज ले लिया तो नेगेटिव ओवर थिंकिंग भी हो जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। क्यों होता है ये? फोकस नहीं लग पा रहा क्योंकि शायद जो काम आप कर रहे हैं उसको आप उतना प्रेम नहीं करते, उससे उतना लगाव नहीं है या नहीं रहा है जितना रहना चाहिए या जितने एफर्ट्स की ज़रूरत है। सो ये एक सामान्य कारण हो सकते हैं कि क्यों ओवर थिंकिंग हो रहा है। उसके अलावा कुछ मानसिक बीमारियों के लक्षणों में भी ओवर थिंकिंग आती है। अगर ऐसा है तो ज़रूर आप विशेषज्ञ की सलाह लें। सर 2 टर्म्स है, इल्यूजन एंड ट्रूथ। ट्रूथ है जो अभी हमको प्रेजेंट फील करवाता है और इल्यूजन है जो हमारी इमेजिनेशन में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। फिर भी सर ये बाउंड्री ब्रेन क्रिएट ही नहीं कर पाता और कुछ लोग इल्यूजन में ही जीने लगते हैं। सर ऐसा क्यों होता है? इल्यूजन या फैंटेसी, शायद फैंटेसी इस चीज़ के लिए बेहतर टर्म है। लोग अपनी ही दुनिया में या अपने ही मस्तिष्कों में नई दुनिया बना लेते हैं और अपने विचारों को वहाँ शूट करते हैं, वही सोचते हैं, वही महसूस करने का प्रयास करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो ट्रुथ है या जो रियलिटी है या जो हार्डशिप है उनकी प्रेजेंट मोमेंट में।
अगेन इसीलिए ये शायद होता है क्योंकि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको वो इन्जॉय नहीं कर पा रहा, या जो उसका काम है उसके स्वभाव के अनुरूप नहीं है, स्वभाव के विपरीत है, इसलिए व्यक्ति शायद फैंटेसी की दुनिया में जीना ज़्यादा चाहता है या उसको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सर तो क्या लगता है कि जैसे आपने ये बताया हमारे में आज साइंस मैथ्स कहीं ना कहीं चल रहा है, सब्जेक्ट्स हैं, आपको लगता है कि सर एक ये वाला मेंटल हैप्पीनेस या मेंटली चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए बच्चों को एक सब्जेक्ट चलाना चाहिए स्कूल में? होना ही चाहिए, चाहे किसी भी करिकुलम में हो, सीबीएसई, एमपी बोर्ड, आईसीएसई, ओपन स्कूलिंग, किसी भी बोर्ड में हो। ऑल्दो ये होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये होता है, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स थोड़े से और जोड़ना चाहिए कि कैसे मानसिक स्वास्थ्य की जो परेशानियाँ हैं उसको सबसे पहले तो अपन प्रिवेंट करें, मतलब होने से रोकें, है ना। कुछ बच्चे जो ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं, जो घर पे ठीक से एडजस्ट नहीं होते, स्कूल में एडजस्ट नहीं होते, या गलत दिशा में निकल जाते हैं, नशे में, स्मोकिंग में, एडिक्शन में, सबसे पहले इस चीज़ को प्रिवेंट करना स्कूलों में या अपने जो कॉलेजेस है इसमें सिखाना चाहिए। दूसरी बात, अगर कुछ लक्षण आ जाते हैं बच्चों में सो उनको पहचानना सिखाना चाहिए। तीसरी चीज़, इनका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा और क्या सॉल्यूशन रहता है, इसके ऊपर भी उनको प्रॉपरली तैयार कराना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे फिज़िकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, उसी प्रकार से मेंटल एजुकेशन या उससे जुड़ी हुई कुछ और ज़्यादा प्रभावी सब्जेक्ट या प्रणाली लागू करना बहुत ज़रूरी है। जी सर जैसे लोनलीनेस आजकल हम देखते हैं कहीं ना कहीं लोगों में रहता है, वो एक भरे रूम में बैठकर भी अकेलेपन को महसूस करते हैं। सर क्या ये एक बड़ा मानसिक स्वास्थ्य संकट बन सकता है? ये मानसिक स्वास्थ्य संकट बन चुका है। अगर आप लेटेस्ट रिसर्चर्स को देखेंगे तो उसमें स्पेशली बुढ़ापे में लोनलीनेस काफ़ी बढ़ गया है। क्योंकि जो यंग जनरेशन है उन्होंने अपनी खुद की दुनिया बना ली है। खुद की दुनिया फैंटेसी में भी है, मोबाइल में भी है, दोस्तों में भी है। ओल्ड जनरेशन जो इतनी ज़्यादा ट्यून अप नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाया है डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को और अदर टेक्नोलॉजीज़ को, उनका ब्रेन पहले की तरह प्रोग्राम ज़्यादा है और वो सबके होने के बावजूद भी अकेला महसूस करते हैं। इसमें उनकी गलती नहीं है, इसमें अपन लोग जो थोड़ा रिलेटिवली यंगर जनरेशन में है, जो मिलेनियल्स में है, जो जेन जी, जेन अल्फ़ा, जो इस प्रकार के टर्मिनोलॉजीज़ जो दिए हुए हैं, अपनी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना खुद को अकेला महसूस होने दें ना दूसरों को अकेला महसूस होने दें। वाई? इसके पीछे सिद्धांत क्या है? ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है और जो दशकों से, सेंचुरी से या हज़ारों सालों से जो प्रणाली चली आ रही है उसमें ह्यूमन बीइंग के जो सर्किट्स हैं, जो रिवॉर्ड सर्किट्स है, वो अगर प्रॉपर्ली अपन सोशलाइज करेंगे, नॉर्मल तरीके से सोशलाइज करेंगे तो उस पर प्रॉपर ट्रिगर होगा और ये कभी भी अति नहीं होता है और ये कभी एडिक्शन में नहीं ले जाएगा। लेकिन अभी की जो व्यवस्थाएं बन गई हैं जिसमें युवा चाहते या ना चाहते हुए भी ऐसी दिशा में जा रहा है जो खुद को भी अकेला कर रहा है और दूसरे भी अकेले होते जा रहे हैं। जी सर आखिरी में मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि माइंड यानी ब्रेन, बॉडी और सोल का कनेक्शन सर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है तीनों का। सर इनका कनेक्शन भी बताइए और साथ ही साथ आप कुछ टिप्स बताइए जिससे लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा कर सकें। ओके, सो माइंड, आपकी बॉडी, आपका सोल, बिल्कुल ये चीज़ें कनेक्टेड है। ये WHO की डेफिनेशन में, हेल्थ की डेफिनेशन में भी आपको मिल जाएगा, जिसमें आपका ये सारे फैक्टर्स जो है आते हैं। अब इनको अपन किस प्रकार से ठीक से चलाएं या हेल्दी वाले रूप में चलाएं, बिल्कुल बेसिक जो प्रावधान अपने को सिखाए थे अर्ली, जो स्कूलिंग में सिखाए गए थे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक सम मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हाँ, सो टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, प्रॉपर आपको डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करनी है और सोशलाइज करना है। ये चीज़ें अगर आप सब अपने जो है डेली रूटीन में अगर आप रख सकते हैं, साथ ही कुछ आपके मौलिक सिद्धांत ऐसे हो जाएं कि हम किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम कभी किसी और को प्रॉब्लम अपनी तरफ से नहीं पहुंचाएंगे, लोगों की मदद बाय डिफ़ॉल्ट अपन करेंगे। अगर इस प्रकार से अपना माइंडसेट रखते हैं तो वो पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा। अगर अपन हमेशा प्रोडक्टिविटी के लिए या आगे बढ़ने के लिए ही प्रयासरत रहे सो ये प्रोडक्टिव माइंडसेट है। अगर इस प्रकार की माइंडसेट अपनी रहेगी सो जो मानसिक बीमारियां हैं ये होने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगा और फिज़िकली भी आप फिटनेस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो जाएंगे।
आज हमने इतनी सारी चीज़ें सीखी डॉक्टर साहब से जो कि बहुत इंटरैक्टिव थी। उनके आंसर्स में आपको खुद को आप अपना नाप सकेंगे 1 से 10 तक में कि आज हम किस स्टेट में हैं। मेंटल स्टेट, बहुत सारी टेक्निक्स बताई डॉक्टर साहब की, आप इसको आजमाइए, आपका ब्रेन संतुलित हो जाएगा और एक ही चीज़ में आ जाएगा और प्रेजेंट माइंड में आप जीने लगेंगे। कनेक्शन बॉडी माइंड सोल और कैसे आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर आज हमने खुलकर चर्चा की। आप भी ज़रूर सुनिए और कोई भी डाउट अगर आपको होता आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। वहीं और भी ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।